नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी, पहले उसको हमने कंप्लीट कर दिया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, यानी कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके यही बनता है कि वायुमंडल होता क्या है। तो क्या आप बताओगे वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल तो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण पाया जाता है, मतलब गैसें पाई जाती हैं। गैसीय अवस्था में हमारे इसके चारों ओर लेयर्स पाई जाती हैं। उन लेयर को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं भी? वायुमंडल। इसमें आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है कि ध्रुवों के आसपास वायुमंडल जो है वो सघन होता है, यानी कि यहाँ वायुमंडल सघन होता है और विषुवत रेखा पे वायुमंडल विरल होता है। ये भी बताऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। ये आपके ध्रुवों वाला एरिया है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ये जो पृथ्वी है इसके धरातल के चारों ओर क्या पाया जाता है? गैसीय आवरण। उस गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहला सवाल यह बनता है कि गैसीय आवरण पाया क्यों जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि आपकी पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता। आपसे कोई पूछ ले चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। दो ही वजह होती, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो और तापमान ज्यादा हो। तापमान ज्यादा होगा तो पवनें गुरुत्वाकर्षण बल से छुटवा के और ऊपर चली जाएंगी। जो वस्तु जितनी भारी होती है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा काम करता है, और जितना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा तो वो पवनों को पकड़ के रखेगा, और जितना कम काम करेगा तो वो हवा ऊपर चली जाएगी। जब पवन का तापमान, हवा का तापमान, वायु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो वायु गुरुत्वाकर्षण बल से छुटाकर हल्की होने के कारण ऊपर उठना शुरू कर देती है। आपने पढ़ा भी होगा, पृथ्वी पर सैवनीय पवन ग्रीष्म काल में तब चलती हैं जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष हम यहां निकालेंगे। सबसे पहली बात आपके है कि वायुमंडल होता क्या है। तो आप देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुस्तरीय, बहुत सारी लेयर्स में बहुस्तरीय गैसीय आवरण पाया जाता है। गैसीय आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो किसके कारण पाया जाता है वायुमंडल? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और एक आपको याद रखना है कि बहुस्तरीय आवरण होता है। ओके। दूसरी बात, इसी को हम दूसरे एंगल से देखें तो यही बनता है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। तो आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि यह जीवन पाया क्यों जाता है? भाई ऐसा पृथ्वी पे क्या है?
बाकी ग्रहों पे ऐसा क्या नहीं है कि पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है, बाकी ग्रहों पे नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर होता है क्योंकि पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है। बाकी सब ग्रहों पे वायुमंडल का अभाव है और पृथ्वी पर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है। तो सवाल उत्पन्न होता है कि सर स्थायी वायुमंडल क्यों क्यों पाया जाता है? पृथ्वी पे ऐसा क्या है कि स्थायी वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी पर दो कारक इसके पक्ष में हैं। एक तो जी की अधिकता यानी गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता, ग्रेविटी की अधिकता, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, और दूसरा औसत तापमान न्यून है। आपको पता होगा पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान समय में 15.5 डिग्री सेल्सियस है। पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 50 से 60 वर्षों में आधा डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ गया। तो ये दो कारण है पृथ्वी पर स्थायी वायुमंडल के। अब दिमाग में आ रहा है सर स्थायी वायुमंडल का क्या मतलब होता है? तो स्थायी वायुमंडल का मतलब होता है दिन रात दोनों समय वायुमंडल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या मतलब होता है, दिन में कहां चला जाएगा वायुमंडल? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, बुध ग्रह पे दिन में तापमान 400 डिग्री से ऊपर होता है तो दिन में वहां वायुमंडल नहीं होता, और रात को तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है तो रात को वहां वायुमंडल होता है। अब किसी स्थान पे दिन में वायु नहीं हो और रात को वायुमंडल हो तो क्या वहां जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे वायुमंडल रहता है, इसीलिए हम इसको स्थायी वायुमंडल कहते हैं, और स्थायी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। और स्थायी वायुमंडल इसलिए पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है और औसत तापमान कम है। यह आपकी वजह है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात और मानो, मान लो, सपोज करो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो तापमान कितना होता? तो तापमान आपको पता रहना चाहिए, वायुमंडल नहीं होता तो दिन में तो सूर्य का प्रकाश 100 की 100 पृथ्वी पे आ जाता। दिन का तापमान दिन में 100 डिग्री सेल्सियस होता और रात्रि में -180 डिग्री सेल्सियस होता। ये आपसे एक भूगोल है ये, तो इसमें आपसे काल्पनिक सवाल पूछे जा सकते हैं। ये क्या है? काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक आपसे पूछा जा सकता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता? तो दिन का तापमान तो होता 100 डिग्री, दिन में तो तापमान 100 डिग्री होता और रात्रि में -180 होता। क्योंकि आपको पता है न तो हमारे वायुमंडल में जल वाष्प वगैरह ऐसे हैं बादल जो सूर्य के प्रकाश को दिन में परावर्तित कर देते, आने नहीं देते, और रात को जब पार्थिव किरण दिन में छोड़ती है, रात को छोड़ती है तो उनको अवशोषित करते हैं। न तो पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देते हैं और न ज्यादा ठंडा होने देते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक और बात, वायुमंडल को पृथ्वी का कांच का घर कहते हैं। कांच का घर कहते हैं। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है सत्य असत्य वाले कथन में, तो आपको याद रखना है वायुमंडल को पृथ्वी का कांच का घर कहते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए वायुमंडल का 50% भाग, जितनी वायु है पृथ्वी के वायुमंडल में, उसका 50% भाग धरातल से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने होते हैं। फिर हम अगली बात पे चलेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वायुमंडल का 97% भाग धरातल से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और वायुमंडल का 99% भाग धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आप समझ गए, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% वायुमंडल आ गया। इसका मतलब 32 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल विरल है, बिल्कुल विरल है, बहुत विरल है। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि सर ऊपरी सीमा कितनी है, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक होता है। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा गलत कर दिया मैं, हाँ, वायुमंडल की ऊपरी सीमा वायुमंडल कहां तक पाया जाता है। तो पहले यह माना जाता था कि वायुमंडल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लेकिन अभी नए रिसर्च हुए हैं और उन नए रिसर्च में यह माना गया है, नए प्रयोगों से पता चला है कि वायुमंडल 16 से 29,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 29,000 किलोमीटर से ऊपर क्या है। उससे ऊपर अंतरिक्ष है, उससे ऊपर का भाग अंतरिक्ष है और वहां वायुमंडल है ही नहीं, विरल। आप यहां से अंदाजा लगा लो, आपके 32 किलोमीटर से तक 99% वायुमंडल आ जाता है, तो ऊपर तो वायुमंडल वैसे ही विरल है। आगे आगे आपको इसमें और बातें मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आती जाएंगी। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ये पीछे वाली बात भी समझ में आ गई थी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। एक बात और अभी हम बताएंगे, वो ये है कि ध्रुवों पर वायुमंडल सघन तथा विषुवत रेखा पर विरल होता है। बिल्कुल साहब, ऐसा क्यों होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी पृथ्वी है, इस पे आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवों पे ग्रेविटी फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होती है। उसको मान लो 100% मान ले, तो विषुवत रेखा पे ग्रेविटी जो है वो 87% होती है। ये मैंने आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना। क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। बिल्कुल अधिक होता है भाई। कितना अधिक होता है, तो आपके सामने 13% ज्यादा होता है। ध्रुवों पे 13% ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कई बार एग्जामिनर रटी रटाई बातें भी पूछ लेता है। तो आपसे पूछ ले, जैसे कोई स्टेटमेंट परिभाषा पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए एफ जे मोक हाउस, इन्होंने एक वायुमंडल की परिभाषा दी है। अब वो आपको पता रहनी चाहिए। क्या कहा था? वायुमंडल एक पतली
गैसीय पर्त है, गैसीय पर्त है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी है। मतलब सटी का मतलब होता है कि पृथ्वी के यहां पाई जाती है, पास पास। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस परिभाषा को याद कैसे करें? कुछ नहीं है, दो वर्ड याद कर लेने, एक तो पतली गैसीय पर्त और एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बस दो शब्द जहां आ जाएंगे वो मो काउच ने दिए। ऐसे पूरी बातें नहीं रटी जाती, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता रहता है। अगली बात, हम थोड़ी थ्योरेटिकल बात करने ही लग गए, तो एक बार इसकी सारी बात बता देता हूं थ्योरेटिकल। कई बार सत्य असत्य कथन में ऐसा आ जाता है, वायुमंडल की वायु, बताओ वायुमंडल की वायु का रंग कैसा होता है? कैसा ही नहीं होता, कैसा ही नहीं होता। आपके सामने कभी आपने वायु देखी है क्या? नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी, तो रंगहीन होती है। और आपको पता हो तो वायुमंडल की वायु गंधहीन होती है, कोई गंध नहीं आती, वायु में कोई गंध नहीं आती, हवा में कोई गंध नहीं आती। अब आपके कहीं पानी में, कहीं और किसी चीज में आ रही है तो वो हवा के साथ मिलकर आ जाएगी, लेकिन वायु में कोई गंध नहीं होती और वायु में कोई स्वाद भी नहीं होता। तो स्वादहीन वायुमंडल की वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, बिल्कुल होती है। आप सांस लेते हो, आपके अंदर, एक कॉमन सेंस का सवाल है, जब आप सांस लेते हो तो आपके अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस जाती है? नाइट्रोजन। क्यों साहब? क्योंकि वायुमंडल में है ही नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ज्यादा है तो आपके अंदर भी नाइट्रोजन ही जाएगी। श्वसन तंत्र तक तो सारी गैसें जाएंगी, वहां से ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको कोई स्वाद आता है क्या? नाइट्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, कोई स्वाद नहीं आता। तो वायुमंडल की वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। ओके, तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि वायु है भी क्या? तो आपको यह भी बात पता होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति केवल तब महसूस होती है जब हवा या वायु, दोनों एक ही वर्ड होते हैं, हवा या वायु, इंग्लिश में इसको एयर कहते हैं। जब हवा या वायु पवन के रूप में, पवन होती है विंड्स, पवन के रूप में गतिमान होती है। आपके वायुमंडल में वायु है, ये हमें पता ही तब चलता है जब ये चलना शुरू करती है। जब ये चलना शुरू करती है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि वायुमंडल में वायु भी है क्या, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये जब पवन के रूप में चलती है तो ही हमें पता चलता है कि हवा है, वायु है, नहीं तो हमें कोई आभास थोड़ी हो रहा है। अब हमारे सामने कुछ पता नहीं चलता, जब पंखा चलेगा, हवा लगेगी तो पता चलेगा हाँ है, वायु है, गैसें हैं। आगे और भी वायु की दो बात याद रखनी है। वायु गतिशील, बिल्कुल गतिशील है। आपके पास जो वायु है वो सदा से आपके पास नहीं रहती है, वो पृथ्वी पे चलती रहती है। वायु गतिशील है, लचीली है। लचीली, लचीली का मतलब आप समझते हो, एक संपीड़े है। ये एक बार नेट के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि वायु संपीड़े होती है, बिल्कुल होती है। संपीड़े का मतलब होता है कॉम्प्रिशेबल, दबती है। आप इस बात को कैसे समझ सकते हो, कभी आपने आटा डाला हुआ कोई पिप्पा वगैरह देखा होगा, आप उसको 2-3 बार ऐसे हिलाओगे तो वो नीचे चला जाता है, वो संपीड़ितता का गुण होता है। तो वायु भी ऐसे नीचे बैठती है
और वायु में भी संपीड़ितता का गुण होता है। एवं प्रसारणीय, प्रसारणीय का मतलब फैलना, एक्सपेंसेबल, एक्सपेंसेबल है, बिल्कुल भी एक्सपेंसेबल है। हवा गतिशील है, लचीली है, थोड़ी सी जगह में ज्यादा आ जाती है और फैल भी जाती है। ये हवा के, वायु के गुण हैं, बिल्कुल ये आपके हवा या वायु के गुण हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, आपकी कोई समस्या रहती है तो आप यहां तक की बात बताओ, समझ में आ गई क्या? जल्दी से आप कमेंट किया करो भी। चले अगली बात पे चलते हैं। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति की। वायुमंडल की उत्पत्ति, क्या पृथ्वी बनी उसी समय जैसा आज वायुमंडल है वैसा ही वायुमंडल था? जब पृथ्वी बनी उस समय आज जैसा वायुमंडल है, क्या वैसा ही वायुमंडल था? आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल कब बना? एक सवाल। 20 करोड़ साल पहले, 40 करोड़ साल पहले, 60 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले? एक सवाल। दूसरा सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वप्रथम कौन कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व मीथेन और ऑक्सीजन व नाइट्रोजन? आप बताओ कौन सी थी? चलो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, पृथ्वी का वायुमंडल आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व स्थिर हुआ। स्थिर हुआ का मतलब यह है कि वैसे तो जब पृथ्वी बनी, बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है, महाविस्फोट हुआ और जो पदार्थ ठंडे हुए और तरल हो गए, तरल होके और ठंडे हुए ठोस हो गए, ठोस हो गए तो ग्रह बने और वो तारों के चारों ओर चक्कर लगाने में लगे। उसके चारों ओर गैसीय पदार्थ थे। अब ऐसे तो गैसीय पदार्थ प्रारंभ से ही थे, लेकिन जैसा वायुमंडल है ऐसा वायुमंडल 60 करोड़ वर्ष पहले स्थिर हुआ। लेकिन जब स्थिर हुआ उस समय आज जो गैसें हैं वो गैसें नहीं थी। केवल पृथ्वी के चारों ओर जितनी गैस थी वो ग्रेविटी के कारण जो पृथ्वी के पास बच गई वो बच गई, बाकी चली गई। उसको कहते हैं वायुमंडल का स्थिर होना। ओके, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एक वर्ड होता है, ये ध्यान से सुने, आधे, मतलब आधा तरल आधा गैस, आधे वायुमंडल था। यह भी क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर कैसा वायुमंडल था? आधे वायुमंडल। आज भी है बहुत सारे ग्रहों पे, बृहस्पति और शनि ग्रह पे आज भी आधे वायुमंडल पाया जाता है। जो सूर्य के नजदीक के ग्रह थे उन नजदीक के ग्रहों पे सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड्स, सौर पवन, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट टॉपिक में सूर्य तप वाले में मैं आपको बताऊंगा। तो सौर पवन निकलती है और उन सौर पवनों ने सूर्य के नजदीक के जो ग्रह हैं उसके आधे वायुमंडल को बिखेर दिया और बिखरने से नया वायुमंडल बना। ओके, बात समझ में आई? ये बात भी लिखवा देता हूं। आज भी
बृहस्पति व शनि ग्रह पर आधे वायुमंडल पाया जाता है। आज भी पाया जाता है क्योंकि वो दूर है। जो ग्रह सूर्य के नजदीक थे, सूर्य के निकट थे, उनसे नहीं भी सही नहीं बैठी लाइन। जो ग्रह सूर्य के निकट थे उनके आधे वायुमंडल को सौर पवनों ने बिखेर दिया। मतलब वो जैसे सौर विंड्स आई तो वो गर्म तो थी, उन्होंने उसको आधे वायुमंडल को गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गई और वो बिखर गया, जिससे नया वायुमंडल बना। अब आपको समझ में है पृथ्वी पे प्रारंभ में कैसा वायुमंडल था? आधे वायुमंडल। जैसा आज वायुमंडल है वो कब बना? 60 करोड़ वर्ष पहले बना। ओके, अब यहां और इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? पृथ्वी के नए वायुमंडल में जलवाष्प सर्वाधिक। जब पृथ्वी का नया वायुमंडल बना तो उसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प था। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे ये जलवाष्प ठंडा हुआ तो लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती गई। ऊंचे भागों से पानी बहके नीचे स्थानों पे आ गया, नीचे स्थानों पे पानी भरा जिससे महासागर बने। ये सारी बारिश एक साथ हुई थी और ये उससे हुई थी जो हमारे आधे वायुमंडल का जलवाष्प था उससे। तो पृथ्वी के नए वायुमंडल में जलवाष्प, हाइड्रोजन व मीथेन थे। अब आपके सवाल पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रारंभिक समय में कौन सी गैस थी? तो दो गैस थी, हाइड्रोजन और मीथेन। और जलवाष्प तो था ही था, सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प था, लेकिन जलवाष्प ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन व मीथेन दो गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे पहले थी। फिर क्या हुआ? फिर रासायनिक क्रिया से मतलब बारिश होनी शुरू हो गई, पृथ्वी पर पानी हो गया, उस पानी में धरातल में रासायनिक क्रिया हुई। फिर रासायनिक क्रिया से CO2। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस बनी? CO2। फिर कौन सी बनी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। आपको क्रम याद रखना है, निर्माण हुआ। हाइड्रोजन मीथेन के बाद CO2, फिर SO2 गैस का निर्माण हुआ। अब देखो, CO2 हो गई, पानी है ही, सूर्य का प्रकाश है ही, तो अब पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो गई। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई तो वायुमंडल से CO2 ली, धरातल से नमी ली, सूर्य से प्रकाश लिया, पौधे ने अपना भोजन बनाया और क्या बना डाली? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन की
उत्पत्ति हुई। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले वायुमंडल में कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन और मीथेन। CO2 और SO2 का निर्माण रासायनिक क्रिया से हुआ और ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया से हुआ। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब बाकी का हमें नहीं पता, लेकिन खोज की बात करें तो 1772 में नाइट्रोजन की खोज, उससे पहले नहीं पता था नाइट्रोजन नाम की कोई गैस भी होती है। किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और एक इसका और भी पता होना चाहिए, नाइट्रोजन को मैफिटिक एयर कहते हैं। इसे मेफेटिक एयर भी कहते हैं। ये अंग्रेजी का वर्ड है, मेफेटिक एयर भी कहते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपसे पूछ ले जाए तो आपको बतानी है। ऑक्सीजन जो गैस है, भाई नाम तो बाद में दिए जाते हैं, फिर बैकग्राउंड में जाके पता चलता है कि कौन सी गैस कैसे बनी। जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में आपकी ऑक्सीजन की खोज की। और सबसे लास्ट में जो खोज हुई थी वो हुई थी ऑर्गन की। ये आपके वायुमंडल की उत्पत्ति का सवाल आ गया। ओके, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। किसकी बात करेंगे? वायुमंडल के संगठन की। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वायुमंडल का संगठन। आपको भी पता है संगठन का मतलब क्या होता है, किन से मिलके बना है। आप बताइए वायुमंडल किन किन से मिलके बना है? बताओ भी। वायुमंडल 3 घटकों से बना है। वायुमंडल 3 घटकों से बना है। कौन कौन से घटकों से बने बताओ? तो आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस, फिर आपका कणिका में पदार्थ, धूल कण आप इसको नाम दे सकते हो, और फिर आपका जल वाष्प। एक पिछले दिनों बहुत बार परीक्षाओं में आए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और 1 नंबर ऑप्शन होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, 3 नंबर पे होता है गैस, और 4 नंबर पे होता है जल वाष्प। तो उत्तर क्या आएगा? गैस। हम इनकी बात करें, ये तीनों वायुमंडल में कितने कितने होते हैं, तो इसकी एवरेज मात्रा होती है 2%। वायुमंडल के आयतन का जलवाष्प कितना प्रतिशत होता है? 2। मैक्सिमम 4 से 5 और न्यूनतम 0.5, तो एवरेज तो 2 ही हुआ ना। ओके, और गैस जो होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 95% तक, 95 तक, 90 से 95%। और कणिका में पदार्थ ये 2 से 3% कभी होता है, और कभी ये शून्य भी हो जाता है, अभी आपके बारिश हो रही है तो आपके वायुमंडल में धूल के कण बचेंगे ही नहीं, सारे हवा के साथ धरातल पे आ जाएंगे। बिल्कुल, तो आपके वायुमंडल में कणिका में पदार्थ नहीं बचेंगे। और जब गर्मियों में आंधी आती है तो कणिका में पदार्थ ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आप देखिए,
तो आपको पता चलेगा कि वायुमंडल के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? गैस का। मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि वायुमंडल के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? गैस का है। अब हम गैसों की बात करें। गैस, तो वायुमंडल के निर्माण में सर्वाधिक योगदान आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? गैस का। यह बात मैंने पहले ही बता दी। वायुमंडल में मुख्यतः कितनी गैस पाई जाती है? मुख्यतः 9 गैस पाई जाती हैं। आपको इनकी मात्रा का पता होना चाहिए, कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। देखो, आप लोग कोई फौज पुलिस की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि आपको गलत और सही का पता नहीं चलता। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी होती है? तो ये 78.03%। लेकिन सर ये तो किताब में तो नहीं लिखी होती। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में, एनसीईआरटी 11th क्लास और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों की बुक में 78.8 लिखी हुई है। लेकिन आप सबको टोटल करके देखना, 100 से ऊपर चली जाएगी। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? प्रतिशत कभी 100 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये बात वैसे तो सही नहीं है, ओके, लेकिन लिखी होती है वो मैंने आपको बताई है। ओके, 2 नंबर पे आपकी कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, जिसको आप N2 कहते हो। नाइट्रोजन N2। आपकी 2 नंबर पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो? O2। ये कितनी होती है? 20.95%। आप पुरानी किताबों में देखोगे तो ये आपको मिलेगी 20.99%। अभी ये 20.95 होगी। 3 नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑर्गन। इस मामले में बच्चों को बहुत कम पता रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस ऑर्गन गैस को जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? तो वो अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि सर ये हल्की गैस है। ना 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 ना, ये गैस हल्की नहीं है, ये भारी गैस है और धरातल के समीप पाई जाती है। लेकिन यह एक अक्रिय गैस है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती किसी के साथ। और जब रासायनिक क्रिया नहीं करती तो कोई काम नहीं करती, और कोई काम नहीं करती तो फिर हम जानेंगे क्यों? बिल्कुल नहीं जानेंगे। तो तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है ऑर्गन। 4 नंबर पे बताइए आप कौन सी गैस पाई जाती है? CO2। CO2 पहले पाई जाती थी 0.03%, लेकिन ये 0.3 आजकल बढ़ के 3-6% हो गई है। और इतनी सी मात्रा बढ़ने से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तहलका मचा हुआ है पूरे विश्व में कि CO2 की मात्रा बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि CO2 में एक विशेष गुण है, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को आने तो देती है, लेकिन पार्थिव विकिरणों को वापिस नहीं जाने देती। और जो प्रकाश सूर्य का धरती पे आ तो गया लेकिन वापिस नहीं जाएगा, तो फिर तापमान बढ़ा देगा, और तापमान बढ़ा देगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ये आपकी 4 नंबर गैस। सारी बातें बाद में फिर से बताऊंगा एक एक गैस की। कार्बन। 5 नंबर देखिए कौन सी गैस होती है? नियोन। ये ज्यादा हमारे कोई हमने पढ़ी नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? तो ये इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये लगभग अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस है तो कोई क्रिया तो करती नहीं है, तो फिर क्या काम आएंगे? ये होती है 0.0018%। 0.0018% होती है। 6 नंबर पे आप देखिए कौन सी गैस होती है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन नाम सुना है क्या? KR। क्रिप्टॉन होती है KR। ये कितनी होती है अभी? तो ये होती है 0.00
1%। ये 2 के आसपास होती है, 0.02 हो जाता है, ये 20 हो जाती तो, लेकिन या तो ये तो एक ही क्रिप्टॉन दो। फिर आपकी 7 नंबर होती है हीलियम। हीलियम He। हीलियम जो गैस होती है वो कितने परसेंट होती है वायुमंडल में, बताओ भी? 0.0005%। थोड़ा बहुत चेक भी कर लेना, कई बार ये गलत भी लिखी जाती है, लेकिन अब इतनी तो सही है। ओके, 3 जीरो ही आएंगे। फिर आपकी ओजोन। ओजोन का तो हमें पता ही है, O3। ओजोन जो होती है वो होती है 0.00006%। बिल्कुल, ओजोन तो 4 जीरो और 6% होती है। और लास्ट में हाइड्रोजन, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस, सबसे ऊपर जो पाई जाएगी वो हाइड्रोजन होती है। देखो, गुब्बारे वगैरह में साइंस में आप हीलियम पढ़ते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। वायुमंडल में सबसे ऊपर हाइड्रोजन पाई जाती है क्योंकि वो सबसे हल्की होती है। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 0.0000, 4 जीरो और 6 की जगह 5%। ये आपकी बात है। ओके, इतनी बातें एक बार बताओ। ये तो भाई याद करने की चीजें हैं, आप लोग याद करोगे बस, और क्या है। ये तो याद करने की बात है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी? 78.8%। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहती है। तो आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो यही करना है। लेकिन ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मान लो कोई बच्चा जोड़ के देख ले तो कहे सर 100 से ऊपर जा रही, तो फिर तो गलत है। बिल्कुल गलत है। 78.03% है एक्चुअल में। और ऑक्सीजन 20.95, ऑर्गन 0.93, CO2 0.036, नियोन 0.008। ये पहले आपकी 0.30 होती थी, अभी बढ़ के 36 हो गई। ये आपकी घट के 99 से 95 हो गई। और ये वाली तो घटती बढ़ती है ही नहीं, ये तो स्थिर गैस है। अच्छा, ये भी बता देता हूं, कौन सी गैस स्थिर है, कौन सी भारी है, कौन सी परिवर्तनशील है, कौन सी हल्की गैस है, ये सब बातें भी बता देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? एक पूरा डायग्राम ही बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक हमें डायग्राम ही बना लेना चाहिए। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं भारी गैस। इधर से शुरू कर देते हैं। भारी गैस, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस भारी गैस है, बताओ? सबसे भारी गैस कौन सी है? CO2। CO2 धुआं निकलता है, वो ऊपर जाता ही नहीं है, धरातल के नजदीक रहता है क्योंकि वो भारी है। बिल्कुल भारी गैस है CO2। एक अभी अभी मैंने बताई थी ऑर्गन। ऑर्गन भी भारी गैस है। ऑक्सीजन भी भारी गैस है। ऑक्सीजन हल्की होती तो अंतरिक्ष में चली जाती, यहां कहां रहती। और आपकी नाइट्रोजन भी क्या है? भारी गैस है। ये 4 गैसें भारी गैस हैं और इसीलिए हम इनको जानते हैं। अब साहब हल्की गैस, तो बेटा हल्की गैस वैसे तो मुझे लगता नहीं है अब बताने की जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि जो बच गई वो हल्की बच गई। जैसे आपकी सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ऊपर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है क्योंकि वो सबसे हल्की होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और भी, और आपकी नियोन, रेडोन। रेडोन जो ज्वालामुखी के साथ निकलती है, ये महत्वपूर्ण 8 गैसों में नहीं लिखी हमने। नियोन, क्रिप्टोन क्योंकि बहुत कम मात्रा में होती है, क्रिप्टोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये सब
अब आपकी एक गैस आ गई स्थिर गैस। क्या होती है स्थिर गैस? स्थिर गैस किसे कहेंगे? जो अपरिवर्तनशील होंगी, अपरिवर्तनशील होंगी। अपरिवर्तनशील का मतलब है जिनकी मात्रा न तो घटेगी न बढ़ेगी, जो जितनी है वो उतनी ही रहेगी, वो आपकी गैस होती है स्थिर गैस या अपरिवर्तनशील गैस। तो बताओ कौन कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को न तो आप समाप्त कर सकते हो और न आप नहीं बना सकते हो, नाइट्रोजन का केवल रूप बदलता है। ओके। और 2 नंबर पे ऑर्गन। ऑर्गन जब कोई काम ही नहीं करती तो घटेगी बढ़ेगी कैसे? तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन भी काफी हद तक कौन सी गैस है? स्थिर गैस है। इसकी मात्रा में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, न तो ये ज्यादा घटती है और न ज्यादा बढ़ती है, अभी तक के वायुमंडल में स्थिर है। अच्छा, इसके अपोजिट क्या वर्ड आएगा? परिवर्तनशील गैस। परिवर्तनशील गैस जो परिवर्तन होती रहती, जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा परिवर्तन आजकल CO2, लगातार मात्रा बढ़ रही है CO2। ओजोन। ओजोन कभी भी विखंडित हो सकती है, नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हीलियम बन सकती है। हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से हीलियम बन सकती है तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही क्या होगी? परिवर्तनशील होगी। आपकी नियोन, नियोन, जेनॉन, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब की सब परिवर्तनशील गैस है। ये सब की सब परिवर्तनशील गैस है। मीथेन। अब वायुमंडल में होती तो कम मात्रा में है मीथेन, लेकिन इसकी संख्या कम ज्यादा, मात्रा कम ज्यादा होती रहती है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाली होगी तब ये अपने आप हो गई। एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। और एक आपको ये भी पता होना चाहिए सैक्रिय गैस कौन सी है। सैक्रिय गैस का मतलब होता है जो दूसरे के साथ रासायनिक क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करती है। तो सबसे सक्रिय गैस है CO2। आप धुएं में चले जाओ, CO2 आपके शरीर के अंदर जाएगी, जाते ही रासायनिक क्रिया करेगी। आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, लोहे के जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सक्रिय गैस है। ओजोन। ओजोन भी रासायनिक क्रिया करती है, ओजोन तो विस्फोट कर देती है ओजोन। और देखें तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी सक्रिय है लेकिन कम है। नाइट्रोजन, ये बेटा ऐसे सत्य असत्य कथन में आ जाएंगे, ऐसे आएगा नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, तो सत्य एक है, असत्य है, आपको पता होना चाहिए। मान लो यही बात ऐसे लिख दी CO2 कम सक्रिय गैस है, इसका मतलब गलत है। CO2 तो कम सक्रिय गैस है, गलत है, और नाइट्रोजन कम सक्रिय है तो सही है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी ज्यादा सक्रिय नहीं होती, ये भी कम सक्रिय होती है, लेकिन आएगी सक्रिय में ही, आएगी सक्रिय में ही। ओके। अक्रिय गैस कौन सी है? अरे तो हाइड्रोजन तो आपने अपक्षय वाले टॉपिक में पढ़ा था। हाइड्रेशन रासायनिक अपक्षय का प्रकार, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय का प्रकार। अब बच गई वो अक्रिय गैस है, कौन बच गई? हीलियम। हीलियम बच गई, नियोन बच गई, रेडोन बच गई। नियोन, रेडोन, क्रिप्टोन बच गई, वो सारी इसी में आएंगी भाई। एक, अरे ये तो भूल ही गए, ऑर्गन। ऑर्गन जो वो अक्रिय गैस है,
ऑर्गन की तो खास बात ही है कि एक ही है, तभी बाहरी है, वायुमंडल धरातल के नजदीक है लेकिन कुछ नहीं करती क्योंकि एक्रिय है। और तो कोई बची नहीं, जेनोन, जेनोन भी एक्रिय ही है। इस पूरे डायग्राम से आपका क्या निष्कर्ष निकला? आपको यह बातें पता होनी चाहिए। भारी गैस, धरातल के निकट कौन सी गैस मिलेंगी? CO2, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हल्की गैसें तो ऊपर मिलेंगी, सबसे ऊपर कौन मिलेगी? हाइड्रोजन, क्योंकि ये सबसे हल्की है। ये क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। परिवर्तनशील और स्थिर गैस, स्थिर गैस कौन है? नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। ये दोनों तो बिल्कुल है परिवर्तनशील है, बिल्कुल ही नहीं बदलती। ऑक्सीजन कम मात्रा में परिवर्तन होती है, ये सब परिवर्तनशील है। सक्रिय गैस कौन सी है? CO2, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बाकी सब क्या है? एक्रिय। आपको याद कौन सा करना है? एक ये वाला करना है, एक ये वाला करना है और एक ये वाला करना है। ये तो मैंने लिख दिया आपको बस ऐसे ही बताने के लिए। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करो। हमने क्लास दोबारा से शुरू कर दी है, तो आप लोग एकदम समय पे आया करो, क्लास पढ़ा करो। ओके, अब हम एक एक गैस की बात करेंगे और सबसे पहले कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। आप भी साथ साथ मुझे लिखते जाएंगे नाइट्रोजन की क्या क्या खास बात है। देखो, जो बात नहीं समझ में आई वो आप दोबारा बताएं, क्योंकि शिक्षक भर्ती का बच्चा मैच्योर होता है, उसको बातें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ज़्यादा जोर से बताने की, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने दिमाग में सेट करता चलता है इन सब बातों को। नाइट्रोजन, एक बात, क्या वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही बात है क्या? बताओ। बिल्कुल, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है? यह भूमि को उपजाऊ बनाती है, उपजाऊ बनाती है। आप सबको पता भी होगा, इसीलिए हम जब कृषि करते, खेती करते, तो हम मिट्टी में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी यूरिया डालते हैं। और यूरिया, आपने यूरिया के कट्टे पे लिखा हुआ भी देखा होगा, यूरिया के कट्टे पे देख लेना 46% नाइट्रोजन लिखा होता है, N2 नाइट्रोजन लिखा होता है। तो वो भूमि को उपजाऊ बनाती है। कौन सी गैस भूमि को उपजाऊ बनाती है? नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते। अब पेड़ पौधे इसको ग्रहण किसके रूप में करते हैं? पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधा वायुमंडल से, सीधा वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। न तो मनुष्य सीधी वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और न ही पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या अमोनिया नमक या यौगिकों के रूप में ग्रहण करता है, और जीव जंतु ग्रहण करते हैं। जैसे चना है, चना उसने अपनी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण किया और फिर उसके चना बना, उसकी दाल को हमने खाया तो हमारे अंदर नाइट्रोजन आ गई। यानी हम पेड़ पौधों के भक्षण, पेड़ पौधों को यूज करके नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। यह बात याद रखना, वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं। ओके, हाँ, सीधा वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स
नाइट्रेट्स या अमोनिया नमक या यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल भाई, अमोनिया नमक या यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। और विशेषता बताओ। और एक बहुत शानदार विशेषता नाइट्रोजन की यह है कि यह आग को फैलने से रोकती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो आप जैसे तिल्ली जलाते सब कुछ आग पकड़ जाता है एक साथ। ये आग को फैलने से रोकती है, नहीं कि आग के बुझाने के काम आती है, ये याद रखना। हाँ, यह आग को फैलने से रोकती है। आग को फैलने से रोकती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो आग पर काबू ही नहीं पाया जाता। तो आप यदि ये बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन नहीं होती तो क्या हो जाता, आग पर काबू करना मुश्किल होता। आप यह भी कह सकते हो कि असंभव होता, आग पे काबू ही नहीं पाया जा सकता। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि नाइट्रोजन गैस आग बुझाने के काम आती है, यह बात आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे। और बताओ नाइट्रोजन की क्या खास बात है। वैसे तो मैंने बता दी, नाइट्रोजन भारी, स्थिर व कम सैकड़ीय गैस है। कम सैकड़ीय गैस है, तीनों बातें बता दी भाई। भारी है, हल्की भारी में तो परिवर्तनशील और स्थिर में स्थिर है, और सैकड़ीय अक्रिय में सक्रिय है, लेकिन कम सक्रिय। कहां भारी है तो फिर वायुमंडल के निचले भागों में पाई जाएगी। नाइट्रोजन 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। याद रखना, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक पाई जाती है, इससे ऊपर नहीं पाई जाती क्योंकि यह भारी गैस है। अच्छा, एक बात हमने यहां वाली छोड़ दी, जीव जंतु व मनुष्य नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करेंगे। मनुष्य नाइट्रोजन किससे करेंगे ग्रहण भाई, पौधों एवं उनके उत्पादों। आप कमेंट क्या करो बेटा, पौधों एवं उनके उत्पादों के भक्षण से प्राप्त करते हैं। जीव जंतु व मनुष्य नाइट्रोजन को पौधों एवं उनके उत्पादों के भक्षण, भक्षण का मतलब होता है भाई उनको खाने से प्राप्त करते हैं। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो वायुदाब नहीं नापा जाता, पवन की शक्ति का पता नहीं चलता, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका आभास भी नहीं होता, प्रकाश आ रहा है जा रहा है पता ही नहीं चलता। तो यह बात भी काम की बात है। नाइट्रोजन के कारण ही वायुदाब जो मापती है ना, वायुदाब मापी, वो नाइट्रोजन से मापती है। वायुदाब पवन की शक्ति वह प्रकाश परावर्तन का आभास होता है, का आभास होता है। ठीक है जी।
ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये वाली बात मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और नाइट्रोजन क्या करती है, आग को फैलने से रोकती है, भारी होती है, स्थिर होती है, कम सक्रिय है, तो हमने पहले ही बता दी। वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, 128 तक। और पेड़ पौधे कैसे ग्रहण करते हैं, अमोनिया नमक के रूप में। मनुष्य और जीव जंतु पेड़ पौधों के उत्पादों के भक्षण से प्राप्त करते हैं। और नाइट्रोजन के कारण ही वायुदाब, पवन की शक्ति और प्रकाश परावर्तन का पता चलता है। बिल्कुल। अब आपको एक बात का पता होगा, नाइट्रोजन के 7 रूप होते हैं। नाइट्रोजन न तो समाप्त होती है, न नई उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन का चक्कर चलता है जैसे जल का चलता है। जल न तो नया बन रहा है न समाप्त हो रहा है, केवल रूप परिवर्तन होता है, उसका रूप बदलता है और उसी का जल चक्र नाम है। समुद्र से भाप बन के, बादल बन के वर्षा नदी के रूप में आया, तालाब में चला गया, चाहे आपने पिया, चाहे फसल में लगा दिया, चाहे सिंचाई कर दी, चाहे उद्योगों में काम ले लिया, कहीं भी काम ले लिया, पानी कभी समाप्त नहीं होता। प्रदूषित हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो अपना रूप बदलती है, समाप्त नहीं होती है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो एक बार बता दो। ओके, नाइट्रोजन चक्कर की बात आपको बता देता हूं। नाइट्रोजन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है? नाइट्रोजन चक्कर के 3 चरण। पहले चरण में क्या होगा, चरण प्रथम। पहले चरण में आपका नाइट्रोजन क्या करेगी, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल ये नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थानांतरण, यानी आवाज से मिट्टी में चला गया नाइट्रोजन और फिर वहां जाके मिट्टी में क्या हो गया, स्थिर हो गया। स्थिरीकरण, जब तक इसको कोई काम नहीं लेगा तब तक ये नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर रहेगी। ये पहला चरण है। फिर आपका आ गया चरण द्वितीय। द्वितीय चरण में इनको पेड़ पौधे काम में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पेड़ पौधे काम में ले लेंगे। नाइट्रोजन का खनिजीकरण, खनिजीकरण मतलब खनिज के रूप में बदल जाना। नाइट्रोजन का खनिजीकरण, नाइट्रिफिकेशन इसी का नाम होता है, नाइट्रिफिकेशन। और क्या कह सकते हैं हम, तथा नाइट्रोजन का पौधों एवं पौधों से जीव जंतुओं में स्थानांतरण, जीव जंतुओं में स्थानांतरण, यह आपकी बात है द्वितीय चरण की। और चरण 3 की बात करें, चरण तृतीय की बात करें तो आपको पता होना चाहिए तीसरे चरण में क्या होगा, एनाइट्रीकरण। मतलब वापिस से आपके पौधों और जंतुओं से वापिस वायुमंडल में नाइट्रोजन आ जाएगी, एनाइट्रीकरण। तथा नाइट्रोजन का पुनः वायुमंडल में
परवेश, मुझे जहां तक लगा आज के लिए इतना बहुत है। कल हम ऑक्सीजन से आगे की बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, कल फिर मिलेंगे।